नमस्कार, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं गौरव सिंह। आज का डिस्कशन का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनहेंसिंग इक्वेलिटी और वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम। सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों के सजेशंस मांगे हैं। सेम लॉ कमीशन ने 2018 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर फीजिबल बट नॉट नेसेसरी एट दिस स्टेज। सब्सिक्वेंटली इन 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोसेस को स्पीड अप करे। कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन में हम लोग 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, दूसरा व्हाई डज इंडिया नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरा ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से, चौथा कि हमारा वे अहेड क्या होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी डन। अब आते हैं सबसे पहला टॉपिक के ऊपर। जो पहला पिलर है बेसिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई प्रकार के लॉज हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, फॉर एग्जांपल रेप लॉ, ये पुलिस के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। दूसरा है सिविल लॉ, जो कि कस्टम और ट्रेडिशन से डिराइव्ड होता है, जैसे डिवोर्स लॉ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड कस्टडी ऑफ यंगस्टर। उसके बाद तीसरा होता है कॉमन लॉ, जो डिराइव्ड होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। जो जजमेंट आता है वो भी एक तरह का कानून की तरह काम करता है। इसके अलावा चौथा है स्टैट्यूटरी लॉ, जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई एक्ट 2002। अब देखते हैं कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हिस्ट्री रही है और क्या कंटेक्स्ट रहा है। अगर ब्रिटिश रूल की हम लोग बात करें तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो क्रिमिनल लॉज था वो अलग था और पर्सनल लॉ अलग थे। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर डिस्कशन हुए। इसमें 2 मुख्य खेमे थे। पहला खेमा था जो इसको अपोज करता था, दूसरा खेमा था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता था। जो लोग अपोज करते थे उसमें पोकर साहिब और मोहम्मद इस्माइल थे। मोहम्मद इस्माइल ने यहाँ तक की कोशिश की कि एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी को आर्टिकल 44 में एग्जेम्पशन मिल पाए, हालांकि वह संभव नहीं हो पाया। सब्सिक्वेंटली डॉक्टर अंबेडकर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। उनका सपोर्ट करने का मकसद ये था, उनको वो ये इस बात से क्लियर थे कि कोई भी कम्युनिटी का लॉ है जिसका बेसिस रिलीजन है या कम्युनिटी है या ट्रेडिशन है, वो किसी खास वर्ग को शोषित कर सकती है। इसलिए वो चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। लेकिन इस पर बात नहीं बनी तो हिंदू कोड बिल पर एक सहमति बनी। जब इस पर सहमति में थोड़ी बहुत भी रुकावटें आई, इनफैक्ट 1951 में कुछ ऐसी रुकावटें आई थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने की भी अपनी एक तरह से पेशकश रखी थी। अब चलते हैं इसके दूसरे पिलर के ऊपर कि व्हाई डज इंडिया नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? तो सबसे इसका पहला आर्गुमेंट है कि टू इंश्योर इक्वेलिटी एंड सेकुलरिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेकुलर रिपब्लिक है वो एक कॉमन लॉ की डिमांड करती है रादर देन डिफरेंशिएटेड रूल बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अमूमन इसी तर्क पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को अपोज किया गया था कि कोई भी कानून का बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता है। जब किसी भी कानून का बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता है तो पर्सनल कानून का भी बेसिस रिलीजन नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि किसी भी रिलीजियस लॉ में जो वीमेन के राइट हैं बहुत लिमिटेड रहे हैं। इसका रीजन बेनजीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में कहती हैं कि जब रिलीजियस लॉ बन रहे थे तब विमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। शायद यही कारण है कि जो भी लॉज बने वो मेल के पक्ष में गए हुए हैं। तो इसलिए स्टेट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इस जेंडर जस्टिस को इंश्योर कर सके। इसके अलावा इसका तीसरा आर्गुमेंट है कि जुडिशरी की तरफ से भी टाइम टू टाइम सपोर्ट रहा है, चाहे 1985 का शाहबानो केस हो जिसमें भी गवर्नमेंट को एक तरह से डायरेक्शन दिया था कि गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। फिर सरला मुडगल केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 80% पॉपुलेशन कोडिफाइड लॉ से गवर्न हो रही है तो कोई पॉइंट नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। और रिसेंट का जो सायरा बानो केस था जो ट्रिपल तलाक वाला, उसमें भी जुडिशरी ने अमूमन मोर और लेस यही बातें कही थी। इससे होता क्या, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो एक ये चीज़ होती है कि जो जुडिशरी के कभी कभी जजमेंट हमें बड़े बेतुका लगते हैं। जैसे कि एक ये जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, वो कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई माइनर गर्ल है तो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है चाहे वो 18 साल से कम क्यों ना हो।
ये वैसे बड़ा बेतुका लगता है हमें, बट दिल्ली हाई कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे जजमेंट नहीं दे सकता। वो जो प्रेजेंट लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसी के बेसिस पे वो जजमेंट देगा। तो वो भी इस चीज़ के लिए मजबूर है कि जो पर्सनल लॉ है उसी के बेसिस पे उसको जजमेंट देना है। तो एक तरह से जुडिशरी का भी एक खराब प्रतिबिंब, खराब रिफ्लेक्शन जाता है इस तरह के जजमेंट से। इसके अलावा इसका चौथा आर्गुमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन। हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 14 में इस बात को कहा गया कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। ये एक काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट है जो कि हमारे सरकार को आगे आने वाले फ्यूचर में कानून बनाने हैं। इसके अलावा पांचवा इसका ये दिया जाता है कि इसका एक काइंड ऑफ ट्रायल हमारा हो चुका है ऑलरेडी गोवा में। वहाँ पे रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी या फिर कोई भी अन्य कम्युनिटी के जो लोग हैं, वहाँ भी कोई पोलीगामी प्रैक्टिस नहीं होती, प्रॉपर्टी राइट्स सबको बराबर मिलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो एक तरह से ये एक मॉडल है जिसको हम लोग लागू कर सकते हैं। इसके लिए छठा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस इंश्योर होती है। कैसे? जब न्यूट्रल पर्सनल लॉ होता है तो इसमें इंटरकास्ट मैरिजेज और इंटर रिलीजियस मैरिजेज होता है। अदरवाइज पर्सनल लॉ इंटर रिलीजियस मैरिजेज को प्रतिबंधित करके रखता है, एक तरह से एक बहुत टाइट बाउंड्री बना के रखता है। तो ऐसे में जब इंटर रिलीजियस शादियां होंगी, इंटरकास्ट शादी होंगे, तो और ज़्यादा लोगों में जो है कम्युनल हार्मोनी बढ़ेगा और एक तरह से कम्युनल डिसहार्मोनी कम होगा। इसके अलावा इसका सातवां आर्गुमेंट ये है कि रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का रोल यही है कि जो भी नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है, चाहे वो नेचुरल राइट्स का हो या कस्टम राइट्स का हो, उसको ऑफसेट करना। फॉर एग्जांपल, सारे जो कस्टम राइट्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, सारे राइट्स अलाउड नहीं हो सकते प्रेजेंट डेमोक्रेसी में। एग्जांपल के तौर पे नागालैंड में एक हेड हंटिंग नाम की कोई प्रैक्टिस थी जिसमें लोग इंसानों को मारते थे और अपनी एक तरह से प्रतिष्ठा के लिए ऐसे हेड को रखते थे और इसको काउंटिंग करते थे। तो इसको आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली जेनिटल म्यूटिलेशन है बोरा कम्युनिटी में, इसकी भी शायद डेमोक्रेसी में आज के टाइम पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसका आठवां आर्गुमेंट है इंटर रिलीजियस इक्वेलिटीज। जैसे कि एक हिंदू वुमेन है और एक मुस्लिम वुमेन है, इन दोनों के बीच भी समानता होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच अगर असमानता है, इसके मतलब जैसे इसका फ्रीडम ज़्यादा है और इसकी फ्रीडम कम है, तो एक तरह से इनको इंट्रा रिलीजियस सेम जेंडर में इंट्रा रिलीजियस डिस्पैरिटी को शो करता है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अब नेक्स्ट पिलर पर बढ़ते हैं कि आखिर जब इतना कुछ अच्छा चीज है तो फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं इसको लागू करने में। इसका सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है कि इसका फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 है, 2030 है, जो कि कल्चर और कस्टम को फॉलो करने की अनुमति देती है। तो अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट या रिलीजियस फ्रीडम या कल्चर राइट, इन दोनों में जब भी टकराव होगा तो कौन सा प्रिवेल करेगा। हालांकि ये केस पेंडिंग में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी डिसाइड करेगी और सारे अभी इसका PIL अभी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अभी जो कॉलम्स हैं उसमें दो तरह की बातें निकल के आती हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि रिलीजन से एथिक्स आया और एथिक्स से लॉ आया, इसलिए जो आर्टिकल 25 और 26 के जो लॉज हैं वो आर्टिकल 14 और 15 के ऊपर डोमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बट लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है और राइट ऑफ इक्वेलिटी से डिराइव्ड है, इसलिए आर्टिकल 14 और 15 जो है आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर प्रिवेल करेगा। और उसके लिए एग्जांपल देते हैं कि जैसे हाजी अली दरगाह में वुमेन को अलाउ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को 2017 में बैन किया गया, सबरीमाला में वुमेन को एंट्री के लिए 2018 में बात की गई। ये सब दूसरे खेमे के एग्जाम्पल को सपोर्ट करता है कि इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 एंड 15 अभी तक के जजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 25 एंड 26 के ऊपर डोमिनेट करेगी। इसके अलावा इसका दूसरा चैलेंज है इंट्रा रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट में देखें तो ये प्रोहिबिट करता है कि क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में ये बात तो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट साउदर्न इंडिया में क्लोज रिलेटिव में शादी होना उसको ऑस्पिशियस मानते हैं। तो विद इन द कम्युनिटी भी इसमें कोई एक कंसेशन नहीं है। सेम चीज मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या शरीयत एक्ट 1937 है वो भी होमोजीनियस नहीं है विद इन द रिलीजन, प्लेस टू प्लेस वो वैरी करती रही है। इसके अलावा इसका तीसरा फैक्टर है जो इनहिबिट करता है कंसेंट। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज इट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि इससे एक रिवोल्ट होने का
खतरा रहता है। आप समझे कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो सबसे पहले आने के बाद, जैसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जीतने के बाद, उन्होंने सबसे पहले ये 3 काम किए, कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड हिंदू कॉलेज। ऐसा क्यों किया था? ताकि वो इंडिया के पर्सनल लॉज के बारे में समझ सके, और शायद यही रीजन है कि वो चाहते थे कि लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज करे। इसी वजह से उन्होंने पर्सनल लॉज को और जो क्रिमिनल लॉज है उनको अलग रखा था। ये आफ्टर स्टडी यहाँ के जो भी अरबिक और पर्शियन लॉ या संस्कृत टेक्स्ट को स्टडी करने के बाद। इसके अलावा 4th इसका आर्गुमेंट है डाइवर्सिटी। जब इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर कि ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए इन सच अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्टोन एज से लेकर स्पेस एज तक के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर अंडमानीज और उधर निकोबारी में चले जाओगे तो वहाँ स्टोन एज की भी याद आएंगी और स्पेस एज की भी बात आएगी जो गगनयान तक जा रही है। यहाँ पे डाइवर्सिटी इस लेवल की इकोनॉमी में है कि बार्टर सिस्टम भी मिलेगा और बिटकॉइन भी मिलेगा। आप मलकानगिरी हाट चले जाओ, वहाँ पे आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करती है, या यहाँ पे बिटकॉइन भी एग्जिस्ट करती है। तो इस लेवल का डाइवर्सिटी ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि इकोनॉमी में भी है। तो ऐसे में हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन भी असिमेट्रिक फेडरलिज्म को इंश्योर करता है, तो फिर असिमेट्रिसिटी पर्सनल लॉ में भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आर्टिकल 371 में नागालैंड को एक स्पेशल राइट दिया गया है। इसके अलावा फैक्टर इनहिबिटिंग अगेंस्ट यूसीसी में 5th पॉइंट है इशू ऑफ ड्राफ्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोई गाइडलाइंस नहीं है और कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, वेदर यूसीसी भी ब्लेंड ऑफ ऑल पर्सनल लॉज या फिर कोई एक नया कानून बने। अभी ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मान लो कि ये हिंदू कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी, मान लो कि इसकी कोई बात है और इसकी कोई बात है, क्या ये दोनों बात लिए जाएंगे या इसके लिए जाएंगे और इसके काट दिया जाएंगे? ये तीनों को हटके कोई एक नया अलग तीसरा कोड बनेगा। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट 6ठा इसका आर्गुमेंट है, ये थ्रेट है मल्टीकल्चरलिज्म का। कैसे? इंडिया उन कुछ डेमोक्रेसीज में है जहां का कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेचर मल्टीकल्चरल है, बाय कैरेक्टर मल्टीकल्चरल है। तो अगर ऐसी यूनिफॉर्मिटी की अगर हम लोग कल्पना करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो उसको एक तरह से कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचेगा। हमको यूरोपियन नेशनलिज्म से सीखना चाहिए। अगर आज मैं आपको फ्रांस कंट्री का नाम बताऊं तो सबसे पहले, और लैंग्वेज पूछूं तो सबसे पहले हर कोई बोलेगा फ्रेंच, लेकिन बाकी की लैंग्वेज का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जब नेशनलिज्म हो रहा था तब लैंग्वेज के नाम पे नेशनलिज्म में बाकी की जितनी भी छोटी छोटी लैंग्वेजेस थी सारी खत्म हो गई, अमूमन सारी खत्म हो गई। वो इसलिए हो गया क्योंकि वो एक होमोजेनिटी की तरफ बढ़े थे, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अब चलते हैं इसके लास्ट पिलर के ऊपर कि आखिर आगे क्या किया जाए। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में दिया हुआ है तो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा हमें केस बनाना चाहिए, एक ऐसे आइडिया के साथ आना चाहिए जिसमें कि हमारा मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी ये सब भी बचा रहे और यूनिफॉर्मिटी भी आ जाए और एक काइंड ऑफ जो भी निगेटिव चीजें हैं पर्सनल लॉज में वो भी खत्म हो जाए। जैसे BN राव कमेटी 1941 में था कि जो गुड चीज है जैसे इक्वल राइट टू वीमेन, ऐसी चीजों को हम लोग ला सकते हैं। और सबसे बढ़िया एक उपाय है कि कोडिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल लॉ। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अम्ब्रेला है और इसके अंदर हिंदूज का अलग लॉ, मुस्लिम का अलग लॉ, क्रिश्चियन का अलग लॉ, ETC, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे रहें ताकि कोई उसमें निगेटिव चीजें ना आए, कोई प्रोसिक्यूशन ना हो, कोई अनइक्वल बिहेवियर ना हो, लेकिन सब लोग अपना अपना ऐसे एक ही अलग अलग कोडिंग हो और एक अम्ब्रेला के नीचे रहें जो कि स्टेट की नज़र में रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। इसके अलावा NCRWC 2002 का रिपोर्ट है कि इंटरफेथ कमीशन बनाए और उससे फाइंडिंग देखें कि वो क्या कहती है, आखिर पढ़ने के बाद उसको क्या समझ में आता है कि क्या हिंदुस्तान अभी रेडी है उसके लिए। तो कुल मिला के हमने किन किन पॉइंट्स पर चर्चा किया। पहला, इसमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करी। उसके बाद दूसरा, इसके पॉइंट बात किया कि आखिर ये जरूरी क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में। तीसरा, इसके पॉइंट पे बात किया हमने कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको लागू करने में। उसके बाद चौथा, हमने इस पर बात किया कि वे अहेड क्या होना चाहिए। तो हमने इन चारों बिंदुओं पे टोटल बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज अ प्लांट नीड वाटरिंग, otherwise both will wither and die. Therefore it's your duty to like, share and subscribe. Thank you so much again. God bless you all. We will meet very soon.